जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स अग्निवीर टेक्निकल बैच, जहां पर हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। हमने आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी यहां पर अरेंज किए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के यहां पर आपको इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है और जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये जो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा और ताप, यानी कि हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और ताप आज का हमारा टॉपिक है, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऊष्मा को द्वारा मापा जाता है, हीट इज मेजर बाय। तो ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाएगा? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, ताप युग्म। तो फ्रेंड्स, इन सभी में से अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो कैलोरीमीटर है उसका यूज़ किया जाता है ऊष्मा को मापने के लिए। बाकी थर्मामीटर, पायरोमीटर और ताप युग्म, ये सभी टेम्परेचर को मापने की युक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन थर्मामीटर का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वो सामान्य तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस, इस तरह का टेम्परेचर हो, तो उसको मापने के लिए आप थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पायरोमीटर का यूज़ करना होगा। और एक और है कि बहुत ज़्यादा अगर लो टेम्परेचर हो, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बहुत कम टेम्परेचर यानी कि माइनस में जो टेम्परेचर है उनको मेज़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए अल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है। और वेरी हाई, ये जो है इसकी रेंज है 500, और 500 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है ये वेरी हाई है। तो इसको मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? केसीए तापमापी का। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है किसके लिए किस तापमापी का या फिर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के माध्यम से ऊष्मा केवल के माध्यम से प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स, ऊष्मा जो प्रवाहित होती है या फिर फ्लो होती है, तो ऊष्मा को जो फ्लो होने के लिए 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन पाया जाता है ठोस पदार्थों में। कंडक्शन वो मेथड होती है टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करने की, जिसमें क्या होता है कि अणुओं के द्वारा ताप का स्थानांतरण होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ठोस में, उनके द्वारा उनमें कंपन होता है, जिससे उनको ताप मिलता है, वो कंपन करते हैं, इससे इनमें जो होता है टेम्परेचर का फ्लो होता है। और संवहन होता है लिक्विड और गैस में। लिक्विड और, अगर ये तीनों जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इनके ऊपर एक ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही सकते हैं। संवहन की अगर मैं बात कर रही थी यहाँ पर, तो ये लिक्विड और गैस में पाया जाता है। ठीक है। और विकिरण ऐसा माध्यम होता है जिसके लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत, मतलब अगर वैक्यूम में अगर आपको हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करना, तो वो किसके द्वारा होता है? विकिरण यानी कि रेडिएशन के द्वारा। और इसमें किस तरह से होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करती है ये टेम्परेचर को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताती रहूँगी, तो आप ध्यान में रखिए और नोट कर लीजिए। पानी का क्वथनांक होता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो ये कन्वर्जन आना चाहिए फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड टू केल्विन, ये भी वेरी आईएमपी टॉपिक है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी पूछा गया है पानी का क्वथनांक होता है। पानी का क्वथनांक आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पर रोमर, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में दिया हुआ है। तो अगर हम केल्विन की बात करें, तो अगर केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड से कितना ज़्यादा होता है? 273 केल्विन, इतना ज़्यादा होता है। तो केल्विन में अगर इसकी स्केल हम मापें तो वो कितनी होगी? 373 केल्विन। ठीक है, तो पानी का क्वथनांक कितना होता है केल्विन पर अगर हम बात करें? तो 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप किस रूप में लिया जाता है? हाउ इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर टेकन? परम शून्य ताप क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसका मान जो है यहाँ पर पूछा गया है, ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछा गया है और रिपीट होता है। तो जो परम शून्य ताप होता है फ्रेंड्स, वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? -273 डिग्री सेल्सियस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका जो ऑप्शन आप ध्यान से देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन। 0 केल्विन में अगर बात करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। कभी कभी आपसे केल्विन में भी पूछ लिया जाता है कि परम शून्य ताप की मान कितना होता है, तो 0 होता है। और डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? -273।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल और गैसीय पदार्थों में ताप हस्तांतरण अनिवार्य रूप से किस कारणवश होता है? तो हीट ट्रांसफर बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस एसेंशियली टेकन प्लेस ड्यू टू किसके कारण होती है? मैंने अभी बताई, संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई यूनिट नहीं है? ओम भी है, एम्पियर भी है, न्यूटन और कैलोरी। कैलोरी की अगर बात करें तो ये क्या है? ऊष्मा को मापने की यूनिट होती है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। ऊष्मा को जो हीट है उसको मेजर करने की एसआई यूनिट कौन सी होती है फ्रेंड्स? जूल होती है। ठीक है, तो ये कैलोरी क्या है? एसआई यूनिट नहीं है। तापमान के मापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो किसका उपयोग? ये थर्मिस्टर, पायरोमीटर, थर्मामीटर सभी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन गीज़र टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं, उसका पानी का तापमान बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों समान पठन दर्शाते हैं? तो आपको इसमें सबसे पहले रिलेशन याद रखना होगा। आप ऐसे भी इसका आंसर याद रख सकते हो, लेकिन कभी भूल जाओ तो रिलेशन तो आपको याद होना चाहिए। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो होता है ये आपको इक्वेशन याद रखनी है, फॉर्मूला मान लीजिए, उसको याद करना है। तो इन्होंने कहा है कि दोनों का पठन समान होता है। समान के लिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, तो हम क्या करते हैं, ये डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे भी क्या रख देते हैं, यहाँ पर फ़ारेनहाइट रख देते हैं, +32 इसका अदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5F, ये हो जाएगा -9F इजिक्वल टू 32। ये 5 4 9 माइनस का 4F इजिक्वल टू 32 और ये 5 का भी इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और एक 16 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी आई? -40। तो -40 डिग्री पर जो दोनों पठन है क्या है? समान आते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा हमारा? 3। विभिन्न प्रारंभिक तापमानों पर वस्तुएं जब संपर्क में रहती है तो धीरे धीरे तापमान पर आ जाती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर 2-3 वस्तुएं एक दूसरे के साथ रखी हुई हैं तो ये क्या हो जाती है? समान टेम्परेचर पर आ जाती है, क्योंकि जो टेम्परेचर है हमें पता है क्या होता है, फ्लो होता है लो, हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो सभी क्या है, जब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि इनका जो टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक समान ना हो जाए। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स? तो स्पेसिफिक क्या होती है? किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा। ये होती है विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान प्रति सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। केल्विन पैमाने पर तापमान सेल्सियस पैमाने पर तापमान के बराबर होता है। तो केल्विन पैमाना और यहाँ पर सेल्सियस पैमाना है, दोनों का तापमान बराबर होता है किस टेम्परेचर पर? अभी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पूछा था, अभी केल्विन का पूछ लिया गया है। तो क्या होता है, हमें पता है केल्विन तो किसके बराबर होता है? 273 बोल सकते हैं या फिर 0.15, ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप बराबर होते हैं? तो ये अब हमने अभी निकाला है, कितना होता है वो? -40 डिग्री, प्लस नहीं याद रखना, माइनस है। डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में सही संबंध चुनिए। तो सही संबंध क्या होता है? F - 32 = 9 डिवाइड बाई 5C होता है। तो हम यहाँ से अगर इसका रिलेशन निकालें तो इसको डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो 5 एकम 5, 5 8 40, 1.8। तो F - 32 डिवाइड बाई 1.8 = C की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी, जो किससे मिलती जुलती है? ऑप्शन 3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलिए। तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर बदलना है, तो हमें पता है C + 273 = केल्विन वैल्यू आ जाती है। तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए। 273 जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 3 8, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा यहाँ पर 298 केल्विन। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 298 केल्विन। सर्दी की रातों में अखिल ने कपड़े कुछ परतों के साथ खुद को लपेटा हुआ है, इससे उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिलती है। क्यों मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण कि जब कपड़ों के बीच में हवा जो फंस जाती है या रह जाती है वो गर्मी का एक बुरा संवाहक बन जाती है। मतलब कपड़ा क्या बन जाता है? एक अवरोध बन जाता है, एक रुकावट बन जाता है, उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो अगर हम ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपड़ों की परतों के बीच घर्षण से गर्मी पैदा होती है, बिल्कुल नहीं। कपड़ों की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी का एक बुरा संवाहक होता है, बैड कंडक्टर होता है, मतलब वो क्या होता है, उसे ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। केल्विन पैमाने में पानी का बर्फ बिंदु कितना होता है? तो फ्रेंड्स कितना होगा? हमें पता है कि C + 273 = केल्विन होता है। इन दोनों में ये रिलेशन होता है। अब इन्होंने कहा है कि पानी का बर्फ मतलब हिमांक पॉइंट, उसका जो
आइस पॉइंट है वो पूछा है, कितना होता है सेल्सियस में, सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 वैल्यू पुटअप करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 273 केल्विन, या फिर इसको 273 की जगह 1.5 भी इसको कहीं कहीं लिखा जाता है पॉइंट में अगर लिखना हो तो, या तो 273 या फिर 1.5 भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ताप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर, अमीटर या फिर कैलोरी मीटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं वाट मीटर की बात करूँ तो वाट मीटर का उपयोग विद्युत शक्ति, ये विद्युत शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। ऊर्जा मीटर का उपयोग क्या किसके लिए, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किया जाता है। और अमीटर आप सभी को पता होगा किसके लिए, परिपथ में धारा को मापने के लिए किया जाता है। और टेम्परेचर को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का भाप बिंदु कितना होता है, तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। क्यों, क्योंकि हमें तो सिर्फ पानी का हिमांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, भाप बिंदु, ये सभी हमें सेल्सियस में ही याद है, हमें दूसरी स्केल में नहीं याद, और हमें याद करना भी नहीं, सिर्फ हमें रिलेशन याद रखना है, क्योंकि रिलेशन से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आएगा F = 9 / 5C + 32, ये रिलेशन हम हमेशा लिखते हैं। अब हमें पता है कि जो पानी का भाप बिंदु है यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 / 5C की वैल्यू टेम्परेचर 100 रख देती हूँ, +32 करूँ तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका मान आ जाएगा 5 दूना 10, 9 दूना 18, 180 + 32, ये 2 और ये 18, 19, 20, 21, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू दो वस्तुएं हैं, पी का तापमान क्यू की तुलना में अधिक है। पी है और क्यू है, पी का जो तापमान है वो ज़्यादा है क्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि पी की ऊष्मा मात्रा हमेशा क्यू से अधिक होगी, या फिर पी की औसत स्थितिज ऊर्जा क्यू की औसत स्थितिज ऊर्जा से अधिक होगी। और ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें, पी की कुल ऊर्जा क्यू के अणुओं की कुल ऊर्जा से अधिक होगी, या फिर पी के अणु क्यू के अणु की तुलना में औसतन तेजी से गति करेंगे। तो फ्रेंड्स पी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके जो अणु हैं इनमें कंपन ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, क्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज गति से क्या करेंगे, गति करेंगे। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर में एक गैस को संलग्न किया जाता है जिसे बाद में एक तेज चलती ट्रेन में रख दिया जाता है, तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो हमें हमेशा इसका आंसर आपको बताती हूँ कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, देयर इज़ नो चेंज। अब क्यों नहीं होता है उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर आज बताती हूँ। हमें पता है कि जो हमारे आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये होता है दाब। तो कंटेनर में जिस दाब से गैस भरी जाती है, कंटेनर तो बंद है इसलिए उसका दाब जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसका आयतन भी जितना उस कंटेनर का आयतन है उस हिसाब से फिक्स हो जाएगा, तो इसमें भी चेंज नहीं आएगा, इसमें भी चेंज नहीं आएगा, मोलों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है। तो जब ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है, कोई चेंज नहीं होता, तो उसके टेम्परेचर में भी क्या होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मरीज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका तापमान क्या होगा। फ्रेंड्स ये वाले जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ न्यूमेरिकल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन और केल्विन कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था F = 9 / 5 × 40 + 32 होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सेल्सियस में 40 डिग्री उसका मापन किया जाता है, तो ये मैंने 40 वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी है। 5 8 14, 8 9 8 72 और 72 + 32 104। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये न्यूमेरिकल करना सीख जाइए, रिलेशन याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रख लीजिए, एक नया क्वेश्चन इसका एग्जाम में पूछते ही हैं। एक दिन धूप में एक स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर इतना है तो केल्विन पैमाने पर पठन कितना होगा। अब फ़ारेनहाइट टू केल्विन कन्वर्जन, अब हमें पता है पूरा जो रिलेशन है फ्रेंड्स वो आपको ऐसे याद रखना है। F - 32 / 9 = C / 5 = K - 273 / 5। ये होता है रियल रिलेशन, इसको आपको रटना है, ये IMP है, ये फॉर्मूला ये याद रख लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम ले लेते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 में से 2 किसी को भी आप इक्वल कर सकते हो। फ़ारेनहाइट पर कितनी है, 113 - 32 / 9 = K - 273 / 5। 113 में से 32 को आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 81। 81 / 9, 9 9 81 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, 9 पंजे 45 और 45 273 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो केल्विन में वैल्यू आ जाएगी 5 3 8
7 4 11, 2 और 1 3, 318 केल्विन उसका मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लास को पहले गर्म किया जाता है और फिर उसे अचानक ठंडा किया जाता है, यह किसके कारण टूट जाता है? क्यों टूट जाता है? तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब चीज़ों को गर्म किया जाता है तो उनका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ता है, हमेशा आयतन और जो घनत्व है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब अचानक ठंडा करने से क्या होगा? घनत्व कांच के कुछ हिस्सों में तो कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके कारण क्या हो जाएगा? घनत्व में अंतर आ जाएगा, डेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो उसके कारण क्या होता है? कांच टूट जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा घनत्व में अंतर। और इस तरह का जो ग्लास है जो गर्म करने से फिर ठंडा करने पर टूट जाता है, उसकी जो तापीय चालकता और विद्युत चालकता होती है वो भी क्या होती है फ्रेंड्स? कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के किस बिंदु पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? एट व्हाट पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर डज द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो? तो जिसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप। याद रखना ये वेरी IMP क्वेश्चन है। परम शून्य ताप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल दीजिए, निरपेक्ष तापमान, या फिर परम शून्य तापमान भी आप इसे कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्लिनिकली और प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में सही नहीं है? तो क्लिनिकली थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। अब इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं वो आपको बताना है। क्लिनिकली और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में अंतर पारा होता है, दोनों के अंदर पारा होता है। हाँ, दोनों के अंदर मर्क्यूरी पारे का यूज़ किया जाता है। दोनों किंक का उपयोग करते हैं ताकि रीडिंग को क्षेत्रीय रूप में रख कर लिया जा सके। अब किंक क्या होता है? तो थर्मामीटर हमने देखा होगा कुछ इस तरह से होता है, जिसमें एक लाइन बनी होती है और यहाँ पे एक नॉट टाइप का दिखता है, गठान जैसी दिखती है, जिसे किंक कहते हैं। अब ये जो किंक होती है ये सिर्फ किस में पाई जाती है? क्लिनिकली जो थर्मामीटर होता है उसमें पाई जाती है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में नहीं पाई जाती। तो ये क्या होगा? बिल्कुल रॉन्ग होगा। दोनों की माप का परास अलग अलग है, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों अलग अलग मेजरमेंट करते हैं। निकाय के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। एक केल्विन थर्मामीटर और एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों एक निश्चित नमूने के लिए एक ही रीडिंग देते हैं, तो एक सेल्सियस थर्मामीटर के अनुरूप रीडिंग क्या होगी? अब इन्होंने कहा है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों एक जैसे रीडिंग देते हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं। तो ये K-273 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9 है ना। ये रिलेशन हमने अभी देखा था, आधा रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है, मतलब इनको इक्वल करना है। तो यहाँ पर मैं केल्विन में वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये हो जाएगा K-273 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा K-32 डिवाइड बाई 9। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9K-245, ये हो जाएगा 9K-2457 इज इक्वल टू 5K-160। और यहाँ पर इसमें से इसको 160 को माइनस कर दीजिए तो फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी? इसमें से 7 9 और ये हो जाएगा 2 2 और इसको 4 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 7 28, 4.25 केल्विन। ये हो जाएगी 574.25 केल्विन में वैल्यू आएगी। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? सेल्सियस थर्मामीटर में। तो केल्विन और सेल्सियस में हम पता है 273 जोड़ कर देते हैं, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 301.25। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 पॉइंट अगर हम भूल जाएँ तो 2.25 अगर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो 301। थर्मामीटर में उपयोग के बाद पारा का स्तर ऊपर या नीचे नहीं हो जाता है, क्यों नहीं होता है? किस में नहीं होता है वो? क्लिनिकल में, लेबोरेटरी में, दोनों में, या इसमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उसमें मैंने अभी बताया क्या होती है? किंक, यानी कि एक टाइप की नोट लगी होती है अंदर, जिसको फिर हमें झटका मार के नीचे करना पड़ता है, जिससे वो लेवल नीचे आता है यूज़ करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, केल्विन पैमाने पर गैस के तापमान में वृद्धि होगी। तो केल्विन और सेल्सियस मैंने बताया कितना होता है, ये रिलेशन होता है। इसमें 10 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 3 और ये 8, 283 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट जो होती है, लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम, वो कितनी होती है? वो आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के ऊपर, उसमें ये आपको ज़रूरत लगती है। तो आपको इसको याद कर लेना है। कितनी होती है भाप की गुप्त ऊष्मा? 540 कैलोरी पर ग्राम।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अविस्तारी गुणधर्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशियल प्रॉपर्टी? तो फ्रेंड्स, मैं अविस्तारी गुणधर्म के बारे में अगर बात करूँ तो अविस्तारी गुणधर्म वो होते हैं जो कि मास यानी कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें मास की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और विस्तारी में मास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम इसमें सब में देख लेते हैं कौन कौन सा मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड करती है? एंथैल्पी भी करती है क्या? नहीं। डेंसिटी भी करती है क्या? नहीं। तो कौन करता है? वेट, क्योंकि वेट क्या होता है? mg, जो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वजन। बायल का नियम एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से किसके दौरान सही होता है? तो बायल्स लॉ कब अप्लाई होता है फ्रेंड्स? बायल्स लॉ क्या कहता है कि ऊष्मा गति की जो प्रणाली होती है इसमें तापमान स्थिर रहता है, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसमें? बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो PV इज इक्वल टू भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो V और P है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया है? बायल्स नियम के द्वारा। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमान की संकल्पना को परिभाषित करता है? तो कौन सा नियम करता है फ्रेंड्स? शून्य का नियम, क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या होता है? यदि दो ऊष्मागतिकी निकाय, जैसे मान लिया हमने A और B और ये C, ये दोनों एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि तापीय साम्य अवस्था में, तो ये दोनों भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ तापीय साम्य अवस्था में होंगे। ये होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, जो कि क्या डिफाइन करता है? तापमान की संकल्पना को। के बीच पानी के असामान्य व्यवहार को पानी का असंगत विस्तार यानी कि एनॉर्मस एक्सपांशन ऑफ वाटर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? द्रव, ठोस और गैस तीनों का क्या होता है? आयतन बढ़ता है, उनमें प्रसार होता है। लेकिन हम पानी की बात करें तो पानी में क्या होता है? पानी का जो आयतन है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में कम होता है और उसके बाद बढ़ता जाता है। ये एक्सेप्शन होता है पानी में। इसलिए इसका जो असंगत व्यवहार है वो कौन से टेम्परेचर के बीच में होता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 1 कैलोरी ऊष्मा को शुद्ध पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, उसे क्या कहा जाता है? ये कैलोरी की डेफिनेशन है और ये किससे रिलेटेड है? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर को ही इसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे कैलोरी कहा जाता है। इसलिए किससे रिलेटेड है? 1 ग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्यमान 500 ग्राम वाले एक बर्फ को 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी तक ले जाने में इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होनी चाहिए? बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा दे के रखी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा दे के रखी है और बर्फ़ की जो संलयन की गुप्त ऊष्मा होती है वो भी आपको दे के रखी है। ये क्वेश्चन में आपको दे के रखेंगे और नहीं भी दे के रखें तो आपको ये याद रखना है कि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो कितनी होगी? जो हीट एब्जॉर्ब होगी अवशोषित ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी? लेटेंट हीट ऑफ आइस प्लस सेंसिबल हीट ऑफ आइस प्लस सेंसिबल हीट यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इन तीनों के सम के बराबर होगी। अभी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सब कैसे निकालते हैं? तो लेटेंट हीट जो निकालने का तरीका होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? m लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा प्लस उसका द्रव्यमान। अब यहाँ पर द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम की बर्फ़ है और उसकी लेटेंट हीट यानी संलयन की जो गुप्त ऊष्मा वो कितनी है? 300। और यहाँ पे 500 ग्राम में देख रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करके। प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है m/T। तो यहाँ पर m द्रव्यमान 500 दे के रखा है डिवाइड बाय 1000। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कितनी दे के रखी है? यहाँ पर बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दे रखी है? 2.2 S हो गया। और डेल्टी परिवर्तन कितना आ रहा है इसमें? 10 डिग्री सेल्सियस का, तो ये मैंने 10 का गुणा कर दिया। प्लस अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कैसे निकालेंगे? ये भी ms/T से निकलेगी। तो m कितना है यहाँ पर? 500 ग्राम ही है डिवाइड बाय 1000 इनटू कितनी है उसकी S की वैल्यू 4.2 दे के रखी है, 4.2 ले लिया। और टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है? 20 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पर 20। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 3 15 150। यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 11, ये हो जाएगी 11। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 और ये 4.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो कितनी वैल्यू आएगी? 2 और 1 3 0 2 203 किलो जूल। तो पूरी अवशोषण की ऊष्मा जो है वो कितनी आई? 203 किलो जूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी हस्तांतरण यानी कि हीट ट्रांसफर की सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी होती है? तो सबसे तेज कौन सी होती है फ्रेंड्स? रेडिएशन यानी कि विकिरण। क्यों? क्योंकि इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है, इसलिए सबसे फास्ट कौन सी है? रेडिएशन। प्रेशर कुकर खाना पकाने में तेज होता है क्योंकि वाष्प दाब वेपर प्रेशर में वृद्धि होती है, तो उससे क्या होता है? वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर में वृद्धि होती है, तो उससे क्या हो जाता है? उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी कि विशिष्ट गर्मी यानी कि ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट डिक्रीज हो जाती है। एक आदर्श सूचालक यानी आइडल कंडक्टर का ऊष्मीय प्रतिरोधन थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स वो क्या होना चाहिए? याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों झील सर्दियों में भी अंदर जमा नहीं होती भले ही सतह जम जाती है? क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो ऊष्मा का बुरा संवाहक होती है, मतलब उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देती हीट को बर्फ़, मतलब ऊपर की लेयर में बर्फ़ जम जाती है और नीचे की जो एनर्जी है वो बाहर वाले जो हीट है उसके साथ उसको ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, उसको कम्युनिकेट नहीं करने देती है, इसलिए क्या हो जाता है? ऊपर तो जमा रह जाता है लेकिन अंदर पानी बना रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बर्फ़ की चालकता कम होना, द कंडक्टिविटी ऑफ आइस इज़ लो, या फिर बर्फ़ ऊष्मा का बुरा संवाहक होना, इसका राइट आंसर होगा। खाना पकाने वाला बर्तन काला होता है, क्यों? क्योंकि जो काला होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा काले पदार्थ अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मैंने अभी डेफिनेशन बताई क्या होती है। एक पदार्थ के 1 ग्राम के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। वैक्यूम यानी कि वायु में गर्म पानी से भरा एक धातु कंटेनर गर्मी कैसे खोएगा? तो वायु में गर्म पानी से भरा एक धातु का कंटेनर है, वो कौन सी मेथड के द्वारा उसमें जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी? उसमें विकिरण के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में हीट का ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है? रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। बर्फ़ का एक खंड होता है जो क्या होता है? गर्मी विकिरण नहीं कर सकता, कांट रेडिएट हीट नहीं कर सकता, गर्मी विकिरित कर सकता है लेकिन गर्मी को अवशोषित नहीं कर सकता, गर्मी को अवशोषित कर सकता है लेकिन गर्मी को विकिरण नहीं कर सकता, या फिर गर्मी के विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकिरण के साथ ही गर्मी को अवशोषित कर सकता है। किसी ठोस पदार्थ का तरल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या होती है? तो किसी ठोस पदार्थ को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैसे होती है वह? एक निरंतर ताप पर गर्मी अवशोषित करता रहता है, मतलब ठोस पदार्थ तरल पदार्थ में परिवर्तन होगा तो कब होगा? जब एक तापमान, एक फिक्स यानी निरंतर जो तापमान होता है उसमें गर्मी को वो अवशोषित करेगा तभी तो वो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और वो लिक्विड में चेंज होता जाएगा। एक कमरे में एक धातु की मेज पर गर्म चाय का एक कप गर्मी से हारता है, मतलब उसमें जो ऊष्मा है, हीट है, वो कम होती जाती है, किस कारण से होती है? संवहन, चालन, विकिरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी के द्वारा उसमें जो हीट है वो लॉस होता जाएगा। इसमें से कौन सी कैलोरी के बराबर है? पानी की विशिष्ट गर्मी, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के, ये तो उसकी डेफिनेशन ये भी करेक्ट है, लेकिन ये भी बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की यांत्रिक कार्य के छोटे अधिक 4 जूल के बराबर होती है, 4 जूल के बराबर इसकी वैल्यू होती है, तो ये उपरोक्त सभी क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गर्मी अणु से अणु तक सीधे स्थानांतरित होती है? अणु के द्वारा किस में हीट ट्रांसफर होती है? कंडक्शन बोलते हैं, संवहन यहाँ पे प्रवाहकत्व भी से कहा जाता है। न्यूनतम और अधिकतम थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किन 2 तरल पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो न्यूनतम टेम्परेचर मापने के लिए और अधिकतम टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? तो जो न्यूनतम होता है सिंपल, उसमें पारा यूज़ किया जाता है, और जो अधिकतम वाला जो थर्मामीटर है उसमें क्या उपयोग किया जाता है? एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारा और शराब, मरकरी और एल्कोहल। तापीय चालकता यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है? स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, पानी की उससे कम होती है और लकड़ी की उससे कम होती है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। थर्मल कंडक्टिविटी का ये है इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते से घटता क्रम। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने हीट और टेम्परेचर के जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स इसके और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ और टॉपिक इसके बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।